का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और कक्षा 11 के विद्यार्थी और हम लगातार आपको वीडियो दे रहे हैं हिस्ट्री के मिल रहे हैं और ज्योग्राफी के मिल रहे हैं। तो इतिहास से और पहला अध्याय हमने शुरू कर रखा है और इसका पार्ट तीसरा पढ़ेंगे आज। एक प्रारंभिक समाज समय की शुरुआत, लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो कुछ बातें हमने इस प्रारंभिक समाज की, ये बातें सारी पढ़ ले। जाहिर सी बात है आप सब सारे बुक लेके आगे होंगे और साथ साथ में जो जो आपको बताया जाता है वो पढ़ते रहना। कालक्रम 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैंने कहा था ये सारनी आप पढ़ लेना थोड़ी थोड़ी, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें दी हुई है। फिर देखिए ये बातें सारी आपने शायद पढ़ ली होगी। ये देखो, ये चोकला भेड़ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और यहाँ से पहले पार्ट की सही रूप से शुरुआत होती है, समय की शुरुआत। ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई नए विद्यार्थी जो जुड़े हैं, शायद वो कई बार बाद में जुड़े हैं तो वो कम देखते हैं। तो ये बातें हमने पढ़ ली। अब देखिए हमें यहाँ से पढ़ना है इस पार्ट को। ये चीज़ें हमने पढ़ ली, ये चारों खोपड़ियों के बारे में पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं हाथ का कर्मिक विकास कैसे हुआ। हाथ का कर्मिक विकास, तो क्या देखिए ये चित्र देखिए, इस तरह हाथ का कर्मिक विकास। आकृति चिंपैंजी बंदर था कि ठीक व सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है। इस तरह ख आकृति देखो, आकृति हिमिनिड का दूरस्थ और सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है, थोड़ी सी कम पकड़ दर्शाती है। देखो इतना ही पकड़ रखा है, इसने सारा ही पकड़ रखा है। गय में देखो, आकृति मनुष्य के हाथ की सशक्त पकड़ दर्शाती है, जैसे हाथ में अपने अंगूठा लेके पकड़ते हैं ना बाहर की तरफ, वैसे देखो। तो हाथ की सशक्त पकड़ का विकास संभवतः ठीक और सूक्ष्म पकड़ से पहले ही हुआ, यानी सबसे पहले इस प्रकार हाथ था, फिर हाथे से बना, और फिर अब जो वर्तमान में हमारा हाथ है उस प्रकार दर्शाया गया। चिंपैंजी के ठीक पकड़ की तुलना मनुष्य के हाथ को ठीक व सूक्ष्म पकड़ से कीजिए। इन कामों की सूची बनाइए जिन्हें करते समय आप ठीक व पकड़ सूक्ष्म का इस्तेमाल करते हैं। आप किन किन कामों को करने के लिए सशक्त पकड़ का प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए, होमिनिड या होमिनिडेई नामक परिवार के सदस्य होते हैं। इस परिवार में सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल है। होमिनिड समूह की अनेक विशेषताएं, जैसे मस्तिष्क का बड़ा आकार, पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता, 2 पैरों के बल चलना, हाथ की विशेष क्षमता जिसे वह औजार बना सकता है और उनका इस्तेमाल कर सकता है। होमिनिडों की कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। इन शाखाओं को जीन्स कहते हैं। इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे हिंदी में जीन्स शब्द के लिए वंश शब्द का प्रयोग किया जाता है, वंश बढ़ता है ना, जीन्स। शाखाओं में प्रत्येक की प्रजातियां होती है। ऑस्ट्रेलोपिथिक्स और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर उनके मस्तिष्क के आकार, जबड़े और दांतों के संबंध में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिक्स के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है, जबकि जबड़े अधिक भारी होते हैं और दांत भी ज़्यादा बड़े होते हैं। यानी पहले आकृति हुआ करती, धीरे धीरे आकृति में सुधार हुआ है, ध्यान रखना। दरअसल इन प्रजातियों को वैज्ञानिकों द्वारा जो नाम दिया गया वे सभी लातीनी और यूनानी भाषाओं के शब्दों से, यानी लातीनी यानी लैटिन भाषा होती है ना, और यूनानी भाषा होती है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलोपिथिक्स नामक लातीनी भाषा के शब्द ऑस्ट्रल यानी दक्षिणी और यूनानी भाषा के शब्द पिथिक्स यानी वानर से मिलकर बना है। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मानव के आहद रूप में इसकी ऐप यानी वानर अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार हैं, जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना और हाथों की दक्षता का सीमित होना। इसमें सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता भी अधिक नहीं थी, क्योंकि वह अभी भी अपना बहुत सा समय पेड़ों पर गुजारता, इसलिए उसमें पेड़ों पर जीवन जीने के लिए आवश्यक अनेक विशेषताएं अभी मौजूद थी, जैसे आगे के अवयवों का लंबा होना और हाथ और पैरों की हड्डियों का मुड़ा होना और टखने के जोड़ों का घुमावदार होना। कालांतर में जब औजार बनाने और लंबी दूरी तक पैदल चलने की क्रिया में बढ़ोतरी होती गई, तब मानवीय विशेषताओं और लक्षणों का विकास भी होता गया। आदिकाल मानवों के अवशेषों को भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया। इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर एक दूसरे से अलग किया गया। उदाहरण के लिए प्रारंभिक मानवों की प्रजातियों को
उनकी खोपड़ी के आकार और जबड़े की विशिष्टता के आधार पर बांटा गया है। ये विशेषताएं सकारात्मक प्रतिपुष्ट व्यवस्था यानी वांछित परिणाम प्राप्त होने से ही विकसित हुई होगी। अब यहाँ देख सकते हो आप ऑस्ट्रेलोपिथिक्स ओल्डुवई गोर्ज की खोज 17 जुलाई 1959। तो ये चीज़ें आप थोड़ा इसको पढ़ लेना। फिर देखो सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्थाएं मस्तिष्क के आकार, उसकी क्षमता वृद्धि, औजारों के इस्तेमाल के लिए, बच्चों चीज़ों को ले जाने के लिए, हाथों का मुक्त होना, औजार बनाना, आंखों से रोकने। ठीक है, अब देखिए हमें क्या पढ़ना है। उदाहरण के लिए दो पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता के कारण हाथ बच्चों या चीज़ों को उठाकर ले जाने के लिए मुक्त हो गए और ज्यों ज्यों हाथों का इस्तेमाल बढ़ता गया त्यों त्यों दो पैरों पर खड़ा होकर चलने की कुशलता भी बढ़ गई। पहले चार पैरों पर चलते थे, धीरे धीरे आगे वाले पैरों का इस्तेमाल पकड़ने के लिए किया गया, करते करते फिर क्या दो हाथों से, दो पैर है, दो खड़े होकर चलने की हो गई और दो हाथों को, यानी दो पैर थे आगे वाले, उनको पकड़ने लगे। इससे विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए हाथ स्वतंत्र हो जाने का लाभ तो मिला ही, साथ ही चार पैरों के बजाय दो पैर चलने से शारीरिक ऊर्जा की खपत भी कम होने लगी। लेकिन दौड़ते समय यह लाभ उल्टा हो गया। लेतोली तंजानिया में मिले होमोनिड के पद चिन्हों के जीवाश्मों, देखिए इस अनुभाग का आवरण पृष्ठ और आहाद इथोपियन से प्राप्त हड्डियों के जीवाश्म से पता चलता है कि तत्कालीन मानव दो पैर पर चलने लगे। यानी चार पैर मानव शुरुआत में, ना कल्पना करोगे क्या कि मानव शुरुआत में चार पैरों पे चलता था, अब दो पे चल रहा है। लगभग 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिमाच्छादन, ध्रुवीय यानी ध्रुव क्षेत्र है जहाँ पे खूब सारी बर्फ हिम पड़ती है, हिम युग के प्रारंभ में जब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए तो जलवायु और वनस्पति की स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आए। तापमान और वर्षा में कमी होने के कारण जंगल कम हो गए और घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया। यानी पहले बर्फ ही बर्फ थी, ठंडी थी धरती, धीरे धीरे तापमान बढ़ा, जलवायु में परिवर्तन हुआ तो ये क्या गर्म होने लगी, बर्फ पिघलने लगी और उनकी जगह क्या बनने लगे, घास के मैदान, क्षेत्रफल बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलोपिथिक्स के प्रारंभिक रूप जो जंगलों में रहने के आदि थे धीरे धीरे लुप्त हो गए और उनके स्थान पर उनकी दूसरी प्रजाति आ गई जो सूखी परिस्थितियों से आराम में रह सकती थी, जिनमें जीनस होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधि शामिल थे। अब देखो विश्व इतिहास के कुछ विषय। होमो लातिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है आदिम, यद्यपि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल हैं। वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा और इन प्रजातियों को उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग नाम दिए। इस प्रकार जीवाश्मों को होमो हेबिलिस औजार बनाने वाले, होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले और होमो सपेंशियंस प्रयाग और चिंतनशील मनुष्य के रूप में वर्गीकृत किया गया। होमो हेबिलिस के जीवाश्म इथोपिया के में ओमो और तंजानिया में ओल्डुवई गोर्ज से प्राप्त किए गए। होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीप में पाए गए। यथा कुबीफोरा और पश्चिमी तुर्काना, केन्या, मोड़ जकर्तो और सगीरन जावा एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों की तुलना में परिवर्तित काल के, इसलिए यह अधिक संभव है कि होमोनिड पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी और पूर्वोत्तर एशिया और शायद यूरोप में भी 20 से 15 लाख वर्ष पहले गए। ये प्रजातियां लगभग 10 लाख वर्ष पहले तक जीवित रही। ये देख सकते हो आप, अफ्रीका, मोरक्को है, चांद है, सूडान, भूमध्य सागर, लाल सागर, इथोपिया, सोमालिया, कांगो, युगांडा, तो ये सारे देश है। ठीक है, और आप टीम सुनते हो दक्षिण अफ्रीका की टीम, ग्रीम स्मिथ, एबिड विलियर्स, सर, ये सारे दक्षिण अफ्रीका, ये यहाँ पे ध्यान रखना। और इधर ये है दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका है महाद्वीप। अब देखिए कुछ दृष्टांतों में जीवाश्मों का नामकरण उन स्थानों के आधार पर किया जाता है जहाँ उस विशेष प्रकार के जीवाश्म सर्वप्रथम मिले। जैसा कि दृष्टांत क्या होता है कि उदाहरण दिया जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है। जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग में पाए जीवाश्मों को होमो हाइडलबर्गेसिस कहा गया, जबकि नियंडर घाटी में पाए गए जीवाश्मों को होमो नियंडरथलेसिस श्रेणी में रखा गया। यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म होमो हाइडलबर्गेसिस और होमो नियंडरथलेसिस के हैं। दोनों ही होमोस्पेंसिस यानी आद्य प्राग मानव प्रजाति के हैं। हाइडलबर्ग मानव लगभग 8 लाख वर्ष से 1 लाख वर्ष पर दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके जीवाश्म अफ्रीका, एशिया, यूरोप में पाए गए। नियंडरथल मानव मोटे तौर पर 1,30,000 से 35,000 वर्ष पहले तक यूरोप में,
पश्चिमी और मध्य एशिया में रहा करते थे, वे पश्चिमी यूरोप में लगभग 35,000 वर्ष पहले अचानक विलुप्त हो गए। सामान्यतः ऑस्ट्रेलोपिथेक्स की तुलना में होमो का मस्तिष्क बड़ा होता था, जबड़े बाहर की ओर कम निकले हुए थे और दांत छोटे होते थे। उनके मस्तिष्क के आकार में वृद्धि को अधिक बुद्धिमत्ता और बेहतर याददाश्त से जोड़ा जाता है। जबड़ों और दांतों में हुआ परिवर्तन संभवतः उनके खान पान में भिन्नता से संबंधित है। अब देखिए, विश्व में मानव प्रजातियों का निवास 50 लाख से 10 लाख वर्ष पूर्व कहाँ रहती थी? अफ्रीका में सहारा के आसपास के प्रदेश में। और कौन थे? ऑस्ट्रेलोपिथेक्स और प्रारंभिक होमो इरेक्टस 10 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका में, एशिया में और यूरोप में भी रहने लगे। होमो इरेक्टस आद होमोस्पेंशियस निएंडरथल मानव, होमोस्पेंशियस आधुनिक मानव। फिर 45,000 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते थे आधुनिक जो आज मानव है, और 40,000 वर्ष से अब तक उच्च अक्षांश पर यूरोप और एशिया प्रशांत समूह में रहते हैं। बाद वाले निएंडरथल आधुनिक मानव उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका रेगिस्तानी वर्षों में भी रहते हैं। तो ये कहाँ कहाँ रहते थे? अब देखिए, मानव के कर्मिक विकास की कहानी और आधुनिक मानव, ये देख सकते हैं आधुनिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ कहाँ मिले हैं। यदि आप इस तालिका पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि होमोस्पेंशियस के अस्तित्व के बारे में, होमोस्पेंशियस मानव जाति, होमोस्पेंशियस का मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोस्पेंशियस है, ध्यान रखना। हमें अफ्रीका के विभिन्न भागों से मिलते हैं। हमें यह प्रश्न उठता है कि मानव की उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था? क्या यह केंद्र एक ही था अथवा बहुत से? यानी सबसे पहले ये असमंजस है कि मानव का सबसे पहला केंद्र कहाँ से शुरुआत मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ? इस प्रश्न पर बहुत वाद विवाद हुआ है और विषय पर दो मत प्रचलित है जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। इनमें से पहला मत क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल को मानते हैं, जिसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, और दूसरा मत प्रतिस्थापन मॉडल का समर्थन करता है। इसके मुताबिक मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ। यह तर्क वर्तमान मानव में दिखने वाले लक्षणों की क्षेत्रीय विविधताओं पर आधारित है कि मनुष्य एक ही स्थान पर पैदा। अब क्या कहते हैं? सही प्रमाण आपको मैं बताता हूँ कि मनुष्य सबसे पहले अफ्रीका में पैदा हुआ और मनुष्य का विकास एशिया में हुआ। ध्यान रखना। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सैपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग अलग रफ्तार से हुआ, और इसलिए आधुनिक मानव दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में पहली मर्तबा अलग अलग स्वरूप में दिखाई दिया। यह तर्क आज के मनुष्य के लक्षणों की विभिन्नता पर आधारित है। इस दृष्टिकोण के समर्थन में बोलने वालों के अनुसार ये उपयुक्त असमानताएं एक ही क्षेत्र में पहले से रहते आए होमो इरेक्टस और होमो हाइडेलबर्गेसिस समुदाय में पाई जाने वाली भिन्नताओं के कारण है। प्रतिस्थापन और क्षेत्रीय निरंतरता क्या थी? तो प्रतिस्थापन मॉडल में यह कल्पना की गई कि मानव के सभी पुराने रूप, चाहे वो कहीं भी हो, बदल गए और उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया। इस विचारधारा का समर्थक इस साक्ष्य से होता है कि आधुनिक मानव में सर्वतः सार्वजनिक और जननिक यानी उत्पत्ति मूलक समरूपता पाई जाती है। ऐसे लोग ये तर्क देते हैं कि उनमें अत्यधिक समानता इसलिए पाई जाती है कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र यानी अफ्रीका में उत्पन्न हुए और वहीं से अन्य स्थानों को गए। आधुनिक मानव के इन पुराने जीवाश्मों के साक्ष्य जो इथोपिया में ओमो स्थान पर मिले हैं, प्रतिस्थापन के मॉडल का समर्थन करते हैं। इस विचारधारा के विद्वानों का कहना है कि आज के मनुष्य में जो शारीरिक भिन्नताएं पाई जाती है, उनका कारण उन लोगों का प्रस्तुतियों के अनुसार हजारों वर्ष की अवधि में अपने आप को ढाल लेना है और उन विशेष क्षेत्रों में गए और अंतोगत वहाँ स्थायी रूप से बस गए। अब देखिए, इस तरह यूरोप, अफ्रीका, एशिया प्रतिस्थापन मॉडल है और क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल है। आदिकाल मानव भोजन प्राप्त करने के तरीके, भोजन कैसे प्राप्त करता था आदिकाल में? तो अब तक हम आदि मानव के अस्थि पंजर के अवशेषों से संबंधित साक्ष्य पर विचार करते रहे और ये देखते रहे कि आदि मानव के आर पार लोगों के आवागमन के इतिहास को पुनर्निर्मित करने के लिए इन अवशेषों का उपयोग किस प्रकार किया गया। लेकिन इन सब के अलावा मानव जीवन के रोज़मर्रा के साधारण पहलुओं पर विचार करना भी उतना ही आवश्यकता है। तो आइए देखें इनका अध्ययन कैसे किया जा सकता है। आदिकाल मानव कई तरीकों से अपना भोजन जुटाते हैं, जैसे संग्रहण, इकट्ठा करते हैं, शिकार करते हैं, अपमार्जन करते हैं और मछली पकड़ते हैं। संग्रहण की क्रिया में पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों जैसे बीज, गुठलियाँ, बेर, फल, कंदमूल इकट्ठा करना शामिल है। संग्रहण के बारे में तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इस संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य बहुत कम मिलता है।
हमें हड्डियों के जीवाश्म को बहुत मिल जाते हैं, पर पौधों के जीवाश्म तो दुर्लभ है। यानी संग्रहण किसका करते थे, इस बात का पता नहीं। पौधों से भोजन जुटाने के बारे में सूचना प्राप्त करने का एक तरीका दुर्घटना या संयोगवश जले हुए पौधों के प्राप्त अवशेषों का अध्ययन है। इस प्रक्रिया में कार्बनीकरण हो जाता है और इस रूप में जैविक पदार्थ लंबे अरसे तक सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन अभी तक पुरातत्वविदों जो खोज करता है उनको उतने पुराने जमाने के संबंध में कार्बनीकृत बीजों के साक्ष्य मिले नहीं है। वो किसका। हाल ही के वर्षों में शिकार शब्द विद्वानों के लिए चर्चा का विषय बना रहा। अब आधिकारिक रूप से सुझाव दिया जाने लगा कि आदिकालीन होमिनिड अपमार्जन या रसदखोरी के द्वारा उन जानवरों की लाशों से मांस मंजा खुर्च कर निकालने लगे और जानवर अपने आप मर जाते थे और इन्हीं हिंसक जानवरों द्वारा मार दिए जाते थे। यह भी इतना संभव है कि पूर्व होमिनिड छोटे स्तनपायी जानवरों जैसे चूहे, चुंदर जैसे कृंतकों, पक्षियों, सरीसृपों, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों को खाते थे। शिकार शायद बाद में शुरू हुआ, लगभग 5 लाख साल पहले। योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार, उनका वध करने का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य 2 स्थलों से मिलता है। दक्षिणी इंग्लैंड में बॉक्सग्रोव से 5 लाख साल पहले का, और जर्मनी में सोनिजन से 4 लाख साल पहले का। मछली पकड़ना भोजन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका था। जैसे कि अनेक खोज स्थलों से मछली की हड्डियां मिलने से पता चलता है कि लगभग 35,000 वर्ष पूर्व मानव के योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने का साक्ष्य कुछ यूरोपीय स्थलों से मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व मानव ने कुछ ऐसे स्थल, जिससे कि नदी के पास दोलनीय वस्तुनोई चेक गणराज्य के देखिए सोच समझकर शिकार के लिए चुना था। रेंडियर और घोड़ा जैसे स्थान बदलने वाले जानवरों के झुंड पतझड़ और बसंत के मौसम में संभवतः उस नदी के पार जाते थे और उनका बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था। इन स्थलों का चुनाव इस बात का गौरव है कि लोग जानवरों की आवाजाही के बारे में और उन्हें जल्दी से बड़ी संख्या में मारने के तरीके के बारे में जानते थे। क्या खाद्य पदार्थ इकट्ठा करने, मरे हुए जानवरों से मांस निकालने, शिकार करने और मछली पकड़ने में स्त्री पुरुषों की भूमिका भिन्न भिन्न होती थी। वस्तुतः इस संबंध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। आज भी ऐसे अनेक समाज है जो शिकार और संग्रहण के बल पर अपना भरण पोषण करते थे। इनमें स्त्री पुरुष भिन्न भिन्न क्रियाकलाप संपन्न करते थे। लेकिन जैसे कि हम इस अध्याय के परवर्ती अनुभागों में देखेंगे कि अतीत के साथ सदैव समांतर तुलनाएं सुझाना संभव नहीं। तो कल हम पढ़ेंगे प्रारंभिक मानव पेड़ों से गुफाओं में रहता था और खुले स्थलों पर आवास करने लग गया।